नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां हर खबर पर पोल के माध्यम से आप भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं सुपर प्राइम टाइम शो जनमत में। और जनमत में आज क्या है मुद्दे और उन पर सबसे पहले एक नज़र डालना भी बेहद महत्वपूर्ण है। फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको वो मुद्दे भी बताएंगे, उनमें क्या खास है वो भी समझाएंगे और आपको उसमें जो पोल के माध्यम से आपने जो वोट दिया है उसके बारे में भी आपको आज बताएंगे, क्योंकि जनमत एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां पोल के माध्यम से हर खबर पर आप भाग लेते हैं। जितना प्रतिशत होता है वो हम आपको दिखाते हैं। केवल एकमात्र ऐसा शो जहां पर टू वे कम्युनिकेशन होती है और उस टू वे कम्युनिकेशन में आप जो है वो उस अपने जो वोट है उसमें देते हैं और उसी को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए कुछ ही पलों में फ्लोर ग्राफिक्स आपको ये लीजिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 5 गलती और मिली सजा। हम किसकी बात कर रहे हैं ये आप बिल्कुल समझ चुके होंगे और ये कहानी पंजाब की, अमृतसर की गोल्डन टेम्पल की तरफ से किसको दी गई सज़ा और उसमें बाथरूम साफ करने से लेकर सेवा के कौन से पूरे जो हैं मापदंड तय किए गए हैं, कौन बैठे हैं, विस्तार से आपको समझाएंगे आज जनमत में। चलिए और आगे बढ़ते हैं और इस खबर के बाद अगली जो बात करेंगे ये वाला मुद्दा तो रहेगा क्यों थे मतभेद। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और साथ ही साथ अगर बात की जाए कि भाई अगर नेहरू जी के बीच में मतभेद थे तो क्यों थे, तो ये आपको आज हम बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे जनमत में। फिर आगे बढ़ते हैं और यूनुस के इशारे पर कत्ल आम जो हुआ है वो उसका इशारा कर दिया है पिछली शेख हसीना ने, जो पहले वहां पर पीएम थी, उनकी तरफ से ये बात सामने आ गई है। तो अब तो अकल आनी चाहिए यूनुस को वहां पर। अब चलिए और दिखाते हैं क्या खास है। संसद का हाल कैसा है। लगातार सत्र चलते हैं, हंगामेदार चलते हैं, समय की बर्बादी होती है, कुछ अच्छा होता है नहीं होता। आज थोड़ा बेहतर कहा जा सकता है, लेकिन क्या वाकई उतना बेहतर था या नहीं ये भी आपको बताएंगे जनमत में। फिर मुख्यमंत्री का नाम, कौन है मुख्यमंत्री, अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। क्या पता आप ज़्यादा बेहतर समझते हो, लेकिन हम आपको खबर तो दिखाएंगे, विश्लेषण समझाएंगे, लेकिन अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। तमाम मीडिया चैनल्स केवल अंदाजे पर चल रहे हैं और अंदाजे पर चलना हमेशा गलत साबित होता है। अंततः जो होगा वो आपको पता लग जाएगा, इसलिए थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज़ से, जहां पर संभल का पाकिस्तान कनेक्शन जो है वो सामने आ गया है। जी हां, संभल की जब बात की जाती है तो उसमें आतंकवाद का एक्शन तो आता ही आता है, लेकिन पाकिस्तान का एक्शन जो है एंगल कैसे आ गया वो आपको हम समझाते हैं कि भाई पाक के हथियार, पाकिस्तान के हथियार और हिंदुओं पर होगा वार। इस तरीके से ये पूरी प्लानिंग थी। ये पुलिस ने वहां पर बड़ा खुलासा किया है। ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे संभल में जो हथियार बरामद हुए हैं, चलिए बिल्कुल उसको आपको बताएंगे कैसे वहां पर जो हथियार इस्तेमाल हुए थे उसमें जो गोली मिली थी, जो खोखा उसका मिला था, वो कैसे उसमें पता लगा कि भाई वो पाकिस्तान से है। पुलिस का खुलासा हुआ है कि भाई वहां पर जो खोखे का इस्तेमाल किया गया था वो पाकिस्तान से है। संभल में बड़ा खुलासा हुआ है। जिस जिहादी हिंसा का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है, पुलिस की जांच में कुछ नए खुलासे हुए हैं जो पूरी घटना के तार पाकिस्तान से जोड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल संभल में उस तथाकथित मस्जिद को बचाने के लिए जिहादियों ने हिंसा की थी, जिसकी नींव ही सनातनी मंदिर पर रखी गई है। लेकिन अब जबकि एलआईयू की टीम ने वहां मिले हथियारों की ओर चले हुए कारतूसों की जांच की है, तो उनमें पाकिस्तानी असलहे पुलिस को अपनी जांच में मिले हैं। यानी पाकिस्तान का हथियार कह लीजिए, वहां पर चला खोखा कह लीजिए, मौके पर मिले सबूत चीख कर गवाही दे रहे हैं कि कैसे मेड इन पाकिस्तान चीजें मस्जिद के पास नालियों में बरामद हुई हैं। संभल पुलिस की टीम को पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 9mm के 2 मिसफायर और 1 खोखे बरामद हुए हैं। इसके अलावा 12 बोर के 2 खोखे और 32 बोर के 2 खोखे बरामद हुए हैं, जिसके बाद ये बात साफ हो गई है कि वहां हंगामा करने वाले कोई प्रदर्शनकारी नहीं, बल्कि वो जिहादी थे जो जिहाद की फैक्ट्री में हथियारों की तरह तैयार किए जा रहे दंगाई थे, जिनका टारगेट किसी भी तरह से उस अवैध मस्जिद को बचाने के बहाने हिंदू समाज और पुलिस पर, प्रशासन को अपनी जिहाद की आग में झुलसाना था। ताज़ा तस्वीरें भी हमने आपके लिए जो तैयार की थी वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, जहां पर पुलिस प्रशासन को
पुलिस प्रशासन को वो खोखे मिले हैं, वो पूरी सर्वे किया गया है, फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है। लेकिन चलिए सबसे पहले पुलिस की बाइट आपको सुना देते हैं, वो आप सुनिए कि पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। आज काफी चौंकाने वाली एक चीज सामने आई है, जिसमें एक POF 9mm 68-26 लिखा हुआ एक फायर्ड केस मिला है, जो मतलब खोखा जिसको कहते हैं वो मिला है। एक FN स्टार बना हुआ एक फायर्ड नहीं कहेंगे उसको, मिस फायर कहेंगे, क्योंकि उसके ऊपर स्ट्राइकर का निशान है, लेकिन शायद लगता है कॉक करते समय उसने निकाला है और वो फायर नहीं हुआ है, तो दूसरा राउंड फायर करने के लिए शायद उसको यूज किया गया हो उसके द्वारा, जो भी व्यक्ति जिसने भी इसको यूज किया है। एक 12 बोर का डायमीटर का ये एक लाल रंग का, जिसके पेंदे पे लिखा है विंचेस्टर मेड इन USA नंबर 12 सुपर, और बाकी जो पठनीय है इस तरीके की चीज है। एक और है जिसके पेंदे पे लिखा है स्पेशल 12 के, जो कि आगे का भी इसमें स्पष्ट है। एक पे KF 32SWL करके इस तरीके के, तो इस तरीके के कुल 6 फायर्ड केस या फिर मिस फायर वाले कार्ट्रिजेज आज इनको फॉरेंसिक टीम में चेकिंग के दौरान HHMD के साथ में मिले हैं, जिसमें नगर निगम की भी टीम जो है वो मौजूद थी। आप में से कुछ मीडिया बंधु भी हैं, वो भी शायद मौजूद थे, और इन सब के बीच में एक चौंकाने वाले कुछ तथ्य सामने आए हैं। जो POF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो असले हैं, वो बिल्कुल दर्शाता है कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है, और इसको उतनी ही सीरियसनेस के साथ में इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस द्वारा किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो CCTV फुटेजेज हैं, स्पेशली ये जो जिम है जिसका CCTV फुटेज इन लोगों द्वारा बहुत जल्दी तोड़ दिया गया था, बाद में इसकी DVR भी रिकवर की गई है, लेकिन DVR में भीड़ के इकट्ठे होने तक की DVR है, और भी CCTV। तो आपने पुलिस की तरफ से जो बाइट है वो भी सुनी, और आपने समझा कैसे वहां पर पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ गया। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बने हथियार की गोले बारूद की बात अगर की जाए तो गोलियों के खोल मिलना, ये सब इशारा करता है कि भाई इंटरनेशनल आतंकी रैकेट भी संभल में एंट्री मारने का प्रयास कर रहा है। लेकिन भारतीय जो एजेंसियां हैं, हमारी पुलिस है, वो बिल्कुल जानती है कि कैसे किस मैटर को हैंडल करना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और जनमत में बात करेंगे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की, जिनको सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने 2015 के गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी मामले में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को कथित समर्थन देने के लिए सजा सुनाई है। इस फैसले के तहत सुखबीर बादल और उनके सहयोगियों को गुरुद्वारे के किचन और साथ ही साथ बाथरूम भी साफ करने का दायित्व सौंपा गया है। यही नहीं, अकाल तख्त ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से फक्रे कौम सम्मान भी वापस ले लिया है। सुखबीर बादल वर्तमान में व्हील चेयर पर हैं, और आप देखेंगे तस्वीर, सुखबीर सिंह बादल और साल 2015 में उनके कैबिनेट के साथियों को 3 दिसंबर को और दोपहर 12 से 1 बजे तक गुरुद्वारे के बाथरूम टॉयलेट साफ करने होंगे। ये सजा सुनाई गई थी, आज ही की बात आप ले लीजिए। इसके बाद उन्हें स्नान करना होगा, नहाना होगा, और फिर लंगर सेवा में हाथ बटाना होगा। ये सजा है। ये सजा सुखबीर बादल द्वारा अकाल तख्त के सामने बिना शर्त माफी मांगने के बाद दी गई है। उन्होंने अपने पुराने फैसलों में हुई गलतियों को स्वीकार किया है। उनका एक वीडियो भी सामने आया है, इसमें दिखता है कि ज्ञानी जी उनकी गलतियां बताते हैं और सुखबीर बादल इसे स्वीकार भी करते हैं। ज्ञानी रघबीर सिंह जी उनसे पूछते हैं कि बेअदबी के विरोध में किए गए प्रदर्शन पर गोलियां चलाने वाले पुलिस वालों को तरक्की दी या नहीं, जिसका जवाब वह हां में देते हैं। इसके बाद वह कुछ केस वापस कराने संबंधी प्रश्न पूछते हैं, इसका भी जवाब वह हां में देते हैं। इसके अलावा उनसे और भी कई प्रश्न पूछे गए, ये सभी गुनाह उन्होंने स्वीकार किए, जिसके बाद ये सजा सुनाई गई है। इससे पहले सुखबीर सिंह बादल ने 16 नवंबर 2024 को शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने ये कदम पार्टी में चल रही उथल पुथल और अकाल तख्त द्वारा उन्हें तनख्वाह घोषित किए जाने के बाद उठाया। तनख्वाह का मतलब है वह व्यक्ति जो धार्मिक भावनाओं का अपमान करता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने उनके इस्तीफे की पुष्टि करते हुए कहा था कि नए अध्यक्ष के चुनाव जल्द ही होंगे। अकाल तख्त ने सुखबीर बादल के दिवंगत पिता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से फक्रे कौम का सम्मान भी वापस ले लिया। यह फैसला भी 2015 के बेअदबी मामले को लेकर लिया गया है।
अब उन्हें 2 दिन तक गोल्डन टेम्पल के बाहर ड्यूटी करने का आदेश दिया गया है, जिसमें उनके गले में तख्ती और हाथ में बर्छा रहेगा। इसके बाद सुखबीर बादल को श्री केशगढ़ साहिब, श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो और श्री मुक्तसर साहिब और श्री फतेहगढ़ साहिब में भी ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया है। चलिए, आपने खबर जानी। अब गलतियां कौन कौन सी थी, इसके लिए ग्राफिक्स का रुख करेंगे। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स, 5 गलतियां कौन सी थी। राम रहीम के खिलाफ मामला वापस लिया। तो देखिए, 2007 में आप देखिए सलाबतपुरा में डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख है गुरमीत राम रहीम ने 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की परंपरा का अनुकरण करते हुए उन्हीं की तरह कपड़ों को पहनकर अमृत छकाने का सॉन्ग रचा था। उस समय इसके खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में अकाली सरकार ने सजा देने की जगह इस मामले को ही वापस ले लिया। प्रभाव का इस्तेमाल कर दिलवाई थी माफी। आपको ये बताएं, श्री अकाल तख्त साहिब ने कार्रवाई करते हुए डेरा मुखी को सिख पंथ से निष्कासित कर दिया था। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए डेरा मुखी को माफी दिलवा दी थी। इसके बाद अकाली दल और शिरोमणि कमेटी के नेतृत्व को सिख पंथ के गुस्से और नाराजगी का सामना करना पड़ा। अंत में श्री अकाल तख्त साहिब ने डेरा मुखी को माफी देने का फैसला वापस लिया। बरगाड़ी मामले में न्याय दिलाने में असफल, ये भी एक मुद्दा है। 1 जून 2015 को कुछ तत्वों ने बुर्ज जवाहर सिंह वाला यानी फरीदकोट के गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ चुराई थी। फिर 12 अक्टूबर 2015 को बरगाड़ी फरीदकोट के गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 110 अंग चुरा लिए व बाहर फेंक दिए। अकाली दल की सरकार और तत्कालीन गृह मंत्री सुखबीर सिंह बादल ने इस मामले की समय रहते जांच नहीं की, दोषियों को सजा दिलाने में असफल रहे। इससे पंजाब में हालात बिगड़ गए और कोटकपुरा और बहबल कला में दुखद घटनाएं भी घटी। तो सुमैत सैनी को पंजाब का डीजीपी बनाना। अकाली दल सरकार ने सुमैत सैनी को पंजाब का डीजीपी नियुक्त किया था। राज्य में फर्जी पुलिस मुठभेड़ों को अंजाम देकर सिख युवाओं की हत्या करने के लिए उन्हें जाना जाता है, ऐसा आरोप था उन पर। पूर्व डीजीपी इजहार आलम, जिन्होंने आलम सेना का गठन किया, उनकी पत्नी को टिकट दिया और उन्हें मुख्य संसदीय सचिव बनाया, ये भी है। सुखबीर बादल को कौन सी सजा मिली है? सुखबीर बादल सहित कोर कमेटी मेंबर्स और साल 2015 में कैबिनेट मेंबर रहे नेता को निम्नलिखित सजा दी गई है। 3 दिसंबर से 12 बजे, आप सोचिए 12 बजे से लेकर 1 बजे तक बाथरूम साफ करेंगे। इसके बाद नहाकर ये सभी लंगर हॉल में सेवा करेंगे। बाद में श्री सुखमनी साहिब का पाठ करना होगा और पहली सजा में सभी वॉशरूम साफ करेंगे। बर्तन साफ करने की भी लगाई गई है सेवा, और ये सजा सेवा आप समान समझिए, जिसको मौका मिले ये तो करना ही चाहिए। रोजाना 1 घंटा करना होगा कीर्तन का श्रवण, तो ये भी एक सजा है। सजा क्या है? ये तो भगवान का नाम लेने के लिए पुण्य ही कराया जा रहा है। जनतक समागमों में बोलने पर तक की मनाही की गई है, तो ये एक अलग रूप में आप इसको समझ सकते हैं। सुखबीर बादल के पैर में प्लास्टर होने की वजह से उन्हें दरबान की सेवा करनी है, जिसकी तस्वीरें आपने देखी और आप हमारे ग्राफिक्स में भी देख पा रहे हैं। उन पर लगाए गए सभी आरोपों पर सुखबीर बादल ने अपनी गलती स्वीकार की है। उन्होंने कहा है कि वह अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हैं और इस सजा को एक तरह से धार्मिक और आत्मिक सुधार का हिस्सा मानते हैं। गोल्डन टेम्पल की यह कार्रवाई एक संदेश देने वाली है, जिसमें धार्मिक आस्थाओं और समाज की सुरक्षा में राजनीतिक नेताओं की जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला गया है। अब सुखबीर बादल और 2015 में उनके साथ रहे सभी मंत्रियों को 3 दिसंबर को गोल्डन टेम्पल के बाथरूम साफ करने का निर्देश दिया गया, जिससे यह साबित हो सके कि वे अपनी गलतियों का सुधार करने के लिए तैयार हैं। तो सजाएं, लेकिन सजा में सेवा भी छिपी हुई है और सजा को स्वीकार किया गया है, यानी सेवा को स्वीकार किया गया है। ये बड़ी बात यहां पर देखने को मिलती है। गलती को मानना, उसको स्वीकार करना और सजा को लेना। क्या हर मंत्री ऐसा करेगा? ये बड़ा प्रश्न है। चलिए, आपने खबर जानी और पोल के माध्यम से प्रश्न भी जान लीजिए जो हमने आपसे पूछा था। क्या आप इस सजा का समर्थन करते हैं? कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर क्या आप भी इस सजा का समर्थन करते हैं? हाँ या ना में जवाब देना है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी जिसको पहले ट्विटर कहते थे, उस पर आप हमारे पोल में भाग लेते हैं, क्योंकि हर खबर में केवल मैं बताऊं, आप सुने और हम पिक्चर दिखाएं, आप जान ले, वहां तक नहीं होता। पोल में आप जब भाग लेते हैं तो आप खबर की गहराई को समझते हैं, क्योंकि ये जनमत जो कार्यक्रम है इसमें हर खबर पर पोल रहता है। तो हमने आपसे जो प्रश्न पूछा था उसमें कि भाई क्या आप इस सजा का समर्थन करते हैं जो कि अकाल तख्त के द्वारा उनको दी गई थी। ये लीजिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये भी आ गया। 91% लोग सहमत हैं, 9% लोग असहमत हैं, 91% जो हैं वो सहमत हैं, 9% असहमत हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो सहमत है सजा से। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की आज जयंती है। सालों की गुलामी और आजादी की लड़ाई के बाद हमें जो राष्ट्र मिला उसकी कमान का एक सिरा पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू तो दूसरा सिरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। उन्होंने नव स्वतंत्र राष्ट्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे और उन्हें सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। लेकिन आज हम आपको अपने विशेष कार्यक्रम में बताएंगे कि आखिर वो क्या वजहें थी जिनकी वजह से पंडित नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच मतभेद थे, और वो मतभेद इतने कैसे बढ़ गए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें मृत्यु पश्चात भी सम्मान नहीं दिया। वैसे तो कांग्रेस का इतिहास से लेकर वर्तमान तक आदरणीय और महान पुरुषों के लिए थोड़ा विचित्र ही रवैया रहा है, फिर चाहे वीर सावरकर जी का अपमान हो या फिर महाराणा प्रताप आदि। दरअसल पंडित नेहरू की पसंद CR राजागोपालचारी थे, लेकिन पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। दूसरी बार नेहरू डॉक्टर एस राधाकृष्णन के पक्ष में थे, लेकिन प्रसाद को अगला कार्यकाल भी मिला। देश की आज़ादी और संविधान लागू किए जाने के ये शुरुआती साल थे। राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर प्रसाद की अपनी सोच थी। नेहरू उन्हें उनकी सीमाओं की याद दिलाते रहे। बेशक आज़ादी की लड़ाई वे साथ लड़े, लेकिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के तौर पर कई मसलों पर दोनों दिग्गज आमने सामने हुए। उनकी कुछ टकराहट सार्वजनिक हुई तो कुछ इतिहास में दर्ज होकर अगली पीढ़ियों के अध्ययन का विषय बन गई। प्रसाद विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। आजादी की लड़ाई में वे अगली कतार में थे। संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर उनकी भूमिका शानदार थी। बेशक नेहरू और प्रसाद के बीच परस्पर आदर भाव था, लेकिन उनकी वैचारिक सोच में अंतर था, और यही अंतर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की उनकी भूमिका में टकराव का कारण भी बना। आगे ये दूरियां बढ़ती ही गईं। नेहरू थे राजागोपालचारी के पक्ष में। पहले राष्ट्रपति के चयन के लिए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में नेहरू ने CR राजागोपालचारी की और जो है खूबियों के साथ गवर्नर जनरल के तौर पर उनकी यादगार भूमिका और खास तौर पर विदेशी राजनयिकों को प्रभावित करने के योगदान का जिक्र किया था। लेकिन सदस्यों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान CR के कांग्रेस छोड़ने और देश विभाजन की हिमायत के चलते उनका पुरजोर विरोध किया था। नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को CR के पक्ष में नाम वापस लेने के लिए राजी करने की भी कोशिश की थी। नेहरू ने उन्हें यह बताया था कि पटेल भी इसी राय के हैं। प्रसाद के समर्थकों ने जब पटेल से इसका जिक्र किया तो पटेल ने हंसते हुए कहा था, जब दूल्हा ही भाग गया तो बारात कैसे आगे बढ़े। पार्टी संसदीय दल की बैठक में राजगोपालचारी के नाम के कड़े विरोध के चलते नेहरू का सम्मान रखने के लिए बीच के रास्ते के तौर पर राष्ट्रपति के नाम चयन का साझा अधिकार नेहरू और पटेल को सौंपा गया। अनिच्छुक नेहरू को आखिरकार राजेंद्र प्रसाद के नाम पर राजी होना पड़ा। मशहूर पत्रकार दुर्गादास ने अपनी चर्चित किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में दावा किया है कि प्रसाद को दूसरे कार्यकाल में से रोकने के लिए नेहरू ने प्रधानमंत्री, चूंकि उत्तर भारत का है इसलिए राष्ट्रपति दक्षिण भारत का होना चाहिए, का तर्क दिया था। इसके लिए नेहरू ने दक्षिण भारत के 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक भी की थी, लेकिन इन मुख्यमंत्रियों ने उत्तर दक्षिण की नेहरू की दलील में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी और प्रसाद को दूसरा कार्यकाल भी मिल गया था। सोमनाथ मंदिर को लेकर खुला टकराव, ये भी एक अनोखी कहानी है, वो आप सुन लीजिए, खबर के तौर पर जानिए इसको। नेहरू राष्ट्रपति पद पर राजेंद्र प्रसाद को क्यों नहीं चाहते थे? असलियत में नेहरू जिस आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष भारत के निर्माण का सपना संजोए हुए थे, उस खांचे में वे राजेंद्र प्रसाद को फिट नहीं पाते थे।
उनकी नज़र में प्रसाद जो थे वो परंपरावादी और पुनरुत्थानवादी थे। वे नेहरू की प्रगतिशील सोच के उलट थे। दोनों के बीच पहला सार्वजनिक मतभेद 1950 में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पश्चात इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति की भागीदारी को लेकर हुआ। नेहरू के रोकने के बाद भी प्रसाद इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। नेहरू ने इस कार्यक्रम को धार्मिक पुनरुत्थान से जुड़ा बताते हुए इसमें धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र के संवैधानिक मुखिया की उपस्थिति को अनुचित बताया था। दूसरी ओर प्रसाद का तर्क था कि सोमनाथ मंदिर एक विदेशी हमलावर के प्रतिरोध का प्रतीक है और हिंदू धर्म में अपने विश्वास के कारण वे स्वयं को इससे अलग नहीं रख सकते हैं। ये एक मामला था। और कौन सा मामला था? और मामला था हिंदू कोड बिल ने जो है वो उनके बीच में आमने सामने के कारण के रूप में वहां पर सामने आया था हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल के सवाल पर एक बार फिर नेहरू और प्रसाद आमने सामने थे। बिल के व्यापक विरोध के चलते राष्ट्रपति प्रसाद की राय थी कि इस सवाल पर जनता की राय ले ली जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने संसद द्वारा पास बिल को राष्ट्रपति द्वारा रोके जाने को उनकी प्रतिक्रियावादी सोच का परिणाम बताया था। नेहरू की भी यही राय थी। 1952 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में विपुल जनादेश के बाद प्रसाद ने इस बिल को मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति प्रसाद की 1952 की काशी यात्रा का एक अन्य कार्यक्रम उनके और नेहरू के बीच विवाद का कारण बना। इस कार्यक्रम में काशी के कुछ विद्वान पंडितों के चरण धोकर प्रसाद ने उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया था। नेहरू की नज़र में ऐसा किया जाना राष्ट्रपति की गरिमा और पद के प्रतिकूल था। दूसरी ओर प्रसाद अपने धार्मिक आग्रहों और विश्वासों को लेकर दृढ़ थे। उनका उत्तर था कि विद्वानों के समक्ष कोई भी पद कमतर रहेगा। राष्ट्रपति की सजावटी भूमिका से इनकार करके राष्ट्रपति के तौर पर सिर्फ सजावटी भूमिका प्रसाद को स्वीकार नहीं थी। डॉक्टर प्रसाद इसको पसंद नहीं करते थे। पद ग्रहण के कुछ दिनों के भीतर ही उन्होंने अपने अधिकारों को लेकर ऐसे सवाल उठाए जो संवैधानिक क्षेत्र में चर्चा के विषय बने। प्रधानमंत्री नेहरू को भी इस पर गौर करना पड़ा। प्रसाद के अनुसार राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी विधेयक की मंजूरी रोक सकता है। संविधान ने उसे किसी मंत्री अथवा मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने का अधिकार दिया है। वह आम चुनाव करने के लिए अधिकृत है। सेना के सुप्रीम कमांडर के तौर पर वह सेना प्रमुखों को सीधे संदेश देने अथवा जानकारी प्राप्त करने के लिए सक्षम है। नेहरू सरकार ने इन सवालों पर अटॉर्नी जनरल, आप सोचिए, MC सीतलवाड़ की राय मांगी थी। जवाब में सीतलवाड़ ने बताया कि राष्ट्रपति किसी विधेयक की मंजूरी रोक नहीं सकते, लेकिन संवैधानिक मुखिया के नाते अन्य माध्यमों से मीडियम से वह अपना प्रभाव व्यक्त कर सकते हैं। किसी मंत्री को वे सीधे बर्खास्त नहीं कर सकते, लेकिन मंत्रिमंडल की छुट्टी करके चुनाव कराने का आदेश दे सकते हैं। राष्ट्रपति के अपने विवेक से चुनाव कराने की संविधान में कोई प्रकट व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर राष्ट्रपति ऐसा अनुभव करते हैं कि लोकसभा देश के राजनीतिक संतुलन को प्रतिबिंबित नहीं करती, तो सुरक्षित अधिकार के तौर पर वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीतलवाड़ ने यह भी स्मरण कराया था कि सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति सेना प्रमुखों से सीधे नहीं अपितु रक्षा मंत्री के जरिए ही जानकारी हासिल कर सकते हैं। मतभेद बढ़ते ही गए। क्या प्रसाद और नेहरू के बीच मतभेद इतने बढ़ चुके थे कि उनके मध्य सहज संवाद संभव नहीं रह गया था? प्रसाद के नजदीक रहे पत्रकार दुर्गादास ऐसा ही दावा करते हैं। अपनी किताब में उन्होंने लिखा है कि नेहरू उनसे वैदेशिक मामलों पर चर्चा नहीं करते थे और विदेशी मेहमानों से उनकी मुलाकातों में गंभीर विषयों पर चर्चा के लिए हतोत्साहित करते थे। अनेक विषयों पर प्रसाद द्वारा लिखे पत्रों और नोट्स की नेहरू आमतौर पर उपेक्षा करते थे। ऐसे अनेक पत्रों को देखने के बाद दुर्गादास ने राजेंद्र प्रसाद को नेहरू से भेंट होने पर इन मसलों पर चर्चा का सुझाव दिया था, लेकिन प्रसाद इसे निरर्थक मानते थे, क्योंकि अंततः दोनों के बीच असहमति और उत्तेजक बहस पर बात खत्म होने का अंदेशा रहता था। दुर्गादास के मुताबिक पंडित नेहरू से सीधा संवाद करने से प्रसाद कतराते थे, क्योंकि वे उनसे खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते थे। राष्ट्रपति के तौर पर प्रसाद को इस बात की भी तकलीफ थी कि महत्वपूर्ण नियुक्तियों और उनकी औपचारिक मंजूरी के लिए जरूरी फाइलें उनके पास बाद में पहुंचती थी और अखबारों में इसकी जानकारी पहले छप जाती थी। अब इतनी दूरियां की निधन के बाद भी पर्याप्त सम्मान नहीं। राजेंद्र प्रसाद को लेकर नेहरू की नापसंदी क्या इस हद तक पहुंच गई थी कि उनके निधन के बाद भी उन्हें पर्याप्त महत्व न दिए जाने के लिए वे सोचने लगे थे। दुर्गादास ऐसे ही एक प्रसंग का जिक्र करते हैं। दूसरे कार्यकाल के आखिरी महीनों में प्रसाद गंभीर रूप से बीमार थे।
उनके जल्द निधन की आशंका थी। पद पर रहते निधन की स्थिति में उनका दाह संस्कार कहां हो। नेहरू इस बात को लेकर सचेत थे कि यह जगह गांधी की समाधि राजघाट से काफी दूर होनी चाहिए। गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री पर स्थल खोजने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वे कमिश्नर भगवान सहाय को साथ लेकर निकले थे। कार डिप्टी कमिश्नर सुशीतल बनर्जी चला रहे थे। इस टीम ने राजघाट से काफी दूर एक स्थल खोजा था। सौभाग्य से राजेंद्र प्रसाद स्वस्थ हो गए थे। दुर्गादास के अनुसार 1966 में इसी स्थल पर लाल बहादुर शास्त्री का अंतिम संस्कार हुआ, जिसे अब विजय घाट के नाम से जाना जाता है। प्रसाद का निधन उनके कार्यकाल खत्म होने के बाद 28 फरवरी 1963 को पटना में हुआ। पंडित नेहरू का उस दिन प्रधानमंत्री सहायता कोष के लिए धन एकत्रित करने का एक कार्यक्रम राजस्थान में तय था। खुद उनकी मजबूरी थी, लेकिन क्या उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति राधाकृष्णन को भी पटना ना जाने की सलाह दी थी? दुर्गादास अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखते हैं कि नेहरू ने राधाकृष्णन से कहा कि आपका भी वहां जाना जरूरी नहीं है। राधाकृष्णन ने जवाब दिया था कि नहीं, मेरा वहां जाना जरूरी है। जिस सम्मान के पूर्व राष्ट्रपति हकदार हैं, वह उन्हें जरूर दिया जाना चाहिए। उन्होंने नेहरू को भी पटना चलने की सलाह दी थी। दोनों ने एक दूसरे की बात नहीं मानी थी। तो नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में क्या मतभेद थे वो हमने बताया, और सोमनाथ मंदिर से लेकर हिंदू कोड बिल तक और अंतिम क्षण तक ये विवाद कैसे चलता रहा और सम्मान अंत के बाद भी क्यों नहीं दिया गया, ये बहुत बड़े प्रश्न हैं। क्या राष्ट्रपति को वो सम्मान जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं देने के पीछे कोई बड़ी सोच थी, ये बड़ा प्रश्न है। चलिए, पोल के माध्यम से हमने आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में आ जाएगा। कांग्रेस करती है महापुरुषों का अपमान, ये प्रश्न आपसे हमने पूछा, तो उत्तर दिया 94% लोगों ने कहा हाँ, 6% लोगों ने कहा ना। तो बहुमत इस बात से सहमत है कि कांग्रेस वो महापुरुषों का अपमान करती है। अत्याचार के खुलासे की बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मौजूदा अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के पीछे मोहम्मद यूनुस का हाथ है। शेख हसीना ने यूनुस को इन हमलों का मास्टरमाइंड बताते हुए कहा कि उनकी साजिश के तहत ही ये हिंसा हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना, जो 5 अगस्त के तख्ता पलट के बाद भारत में हैं, ने ये कहा कि सत्ता में बने रहकर वे नरसंहार का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। उन्होंने कहा, मुझे सत्ता का लालच नहीं है, मैं खून खराबा रोकना चाहती थी, इसलिए देश छोड़ने का फैसला लिया। हथियारबंद लोग मेरे हत्या की योजना बना रहे थे, यानी उनको हत्या का डर था। अगर मैं वहां रुकती तो नरसंहार होता। न्यूयॉर्क में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए शेख हसीना ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। 11 चर्च, कई मंदिर और यहां तक कि इस्कॉन पर भी हमले हुए हैं। उनके अनुसार मोहम्मद यूनुस एक तय योजना के तहत देश को अस्थिर कर रहे हैं। इस्कॉन चटगांव के प्रमुख चिन्मय कृष्ण प्रभुदास जी की गिरफ्तारी ने हिंसा को और भड़काया है। इस गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर जमात और बीएनपी के कार्यकर्ताओं ने हमले किए। इन हमलों में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। कई हिंदू संगठनों ने इन घटनाओं के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यह कहा कि इन हमलों का मकसद अल्पसंख्यक समुदाय को डराना और उन्हें देश से बाहर करना है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी के नेता तारिक रहमान ने खुद कहा था कि अगर हत्याएं जारी रहीं तो सरकार नहीं टिकेगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अंतरिम यूनुस सरकार के पाकिस्तान की ओर झुकाव के चलते बांग्लादेश के ऐतिहासिक नेताओं और स्थलों को अपमानित किया जा रहा है। बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान की प्रतिमा तोड़ी गई है और उनकी तस्वीरें सरकारी दफ्तरों से हटा दी गई हैं। यहां तक कि उनके योगदान से जुड़े राष्ट्रीय अवकाश भी रद्द कर दिए गए हैं। तो ये जो दुख है वो शेख हसीना का, उसका खुलासा सामने आया और उन्होंने बताया कि क्यों उनको देश छोड़ना पड़ा और ये भी साफ किया कि हिंदुओं को डराना चाहते हैं। वहाँ पे मोहम्मद यूनुस, नोबेल प्राइज़ क्यों मिला है वो तो हम बार बार प्रश्न पूछते हैं आपसे, ऐसे व्यक्ति को जो वहाँ पर नरसंहार होते हुए देख रहा है। इस खबर पर भी पोल के माध्यम से हमने आपसे प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न था वो भी कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा।
हिंदुओं को डराना चाहती है क्या यूनुस सरकार? हाँ या ना में जवाब देना है। हाँ में जवाब दिया 98% लोगों ने, ना में जवाब दिया 2% लोगों ने। बहुमत ने 98% लोगों ने कहा हाँ, हिंदुओं को डराना चाहती है यूनुस सरकार तय योजना के तहत। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में अगले 24 से 48 घंटे काफी अहम होने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार गठन की कवायद अब दिल्ली में शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर बीते 9 दिनों से खूब दांव-पेच हो रहे हैं, लेकिन अब शायद बीजेपी ने तय कर लिया है कि अब वह मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान जल्द करेगी। इस बीच आप सोचिए, एनसीपी नेता अजीत पवार दिल्ली पहुंच गए हैं। एकनाथ शिंदे अभी भी मुंबई में ही हैं। ऐसे में सोमवार की रात दिल्ली दरबार में महाराष्ट्र के अगले सीएम का नाम और रूपरेखा लगभग तय हो जाएगा, ऐसा अनुमान तो था ही। हालांकि महाराष्ट्र के अगले सीएम देवेंद्र फडणवीस होंगे या एकनाथ शिंदे या फिर इन दोनों में से कोई नहीं। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, ये जानने की जिज्ञासा लोगों में लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बताएं कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई है, ये बात आप जानते हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार का अब तक गठन नहीं होने से कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी प्रभाव पड़ सकता है। शायद इसलिए बीजेपी ने एनसीपी नेता अजीत पवार को दिल्ली बुलाया है। हालांकि दिल्ली में सीएम पद पर महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। अब इसका क्या नतीजा होगा, इसको भी समझिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की ताजपोशी का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है, क्योंकि 5 दिसंबर को आजाद मैदान में नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ मुख्यमंत्री के नाम से सस्पेंस हटने वाला है। लेकिन इससे पहले 4 दिसंबर को मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें औपचारिक तौर पर नेता का चुनाव होगा। इसी बैठक के लिए बीजेपी ने गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ऐसे में शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र में नतीजों के बाद जो भी अब तक हुआ है वो काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का रिजल्ट आया, जिसमें महायुति को अप्रत्याशित जीत मिली। 25 नवंबर को एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय हुआ। इसके बाद 27 नवंबर को ठाणे में कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें बीजेपी का सीएम मंजूर है। 28 नवंबर को एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने दिल्ली में करीब 2.5 घंटे तक गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की। 30 नवंबर को महायुति की बैठक टाल दी गई और एकनाथ शिंदे अचानक सतारा चले गए। 30 नवंबर को एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ी। 1 दिसंबर को एकनाथ शिंदे अपने पैतृक गांव सतारा में रहे। 2 दिसंबर को बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया। आज यानी 3 दिसंबर को महाराष्ट्र के सियासी खींचतान के बीच एक बार फिर से एकनाथ शिंदे की सेहत बिगड़ी है और मेडिकल चेकअप के लिए बाद वो अस्पताल से लौट आए हैं। महाराष्ट्र में बीते 10 दिनों के इस खींचतान के बाद आने वाले 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। वहीं बीते 2 दिनों में एकनाथ शिंदे और अजित पवार की ओर से आए बयानों से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि उनकी ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए कोई पेंच नहीं है। ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। वहीं दूसरी ओर अजित पवार ने भी अपने बयान में यह साफ साफ कह दिया था कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और ये बात तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, अब महाराष्ट्र की राजनीति की बात कर ली और मैं आपसे फिर पुनः अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा यहाँ पर सब्र रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अनुमानों पर मत जाइए। अभी थोड़ा सा समय जो है वो बाकी है और इस खबर पर भी हमने फिर भी आपसे पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो आपसे हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं और आपसे जो आपकी जानकारी आपने हमें दी है पोल के माध्यम से वो आपको बताते हैं। 4 दिसंबर को हो जाएगा महाराष्ट्र सीएम का ऐलान, यानी बस एक दिन बाकी। 93% लोग कहते हैं कि भाई हाँ हो जाएगा, अब 7% नहीं मानते। अब इनमें से कोई भी सही हो सकता है, लेकिन हमेशा बहुमत सही होता है, तो कल शायद फैसला हो सकता है। अनुमान तो यही कहता है।
अब आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन की तैयारी चल रही है। इस आयोजन के पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। महाकुंभ के आयोजन के लिए मेला क्षेत्र नया जिला घोषित कर दिया गया है। नए जिले का नाम महाकुंभ मेला रखा गया है। महाकुंभ मेला नाम से ये जिले की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में अब एक जिला बढ़ गया है। अब महाकुंभ तक यूपी में 75 नहीं बल्कि 76 जिले होंगे। आप सोचिए, 76 जिले। कुंभ और अर्ध कुंभ के मौके पर नए जिले की अधिसूचना जारी किए जाने की परंपरा है। शासन के निर्देश पर प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने रविवार देर शाम नए जिले की अधिसूचना जो है वो जारी की है। महाकुंभ मेला जिले में पूरा परेड क्षेत्र और 4 तहसीलों सदर, सोरांव, फूलपुर और करछना के 67 गांव शामिल हैं। महाकुंभ मेला जिले के कलेक्टर मेला अधिकारी विजय किरण आनंद होंगे। सभी श्रेणी के मुकदमों में कलेक्टर के समस्त अधिकारों का उपयोग करेंगे। अधिसूचना में कलेक्टर के सभी कार्य करने के अधिकार भी उन्हें दिए गए हैं। अधिसूचना के मुताबिक तहसील सदर के 25 गांव, तहसील सोरांव के 3 गांव, तहसील फूलपुर के 20 गांव और करछना के तहसील के 19 गांव यहां पर शामिल किए गए हैं। हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए, आप इस मामले को और बेहतर समझेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 75 जिले थे, लेकिन अब 76 जिले होंगे। अब इसे महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना जाएगा। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। इस कुंभ के मेले में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान करने के लिए संगम नगरी आते हैं। आप में से कई लोगों ने कुंभ स्नान में हिस्सा जरूर लिया होगा, लेकिन योगी सरकार से पहले कुंभ में आपने जो स्नान किया या मेले में जो प्रतिभाग लिया था, उसमें पवित्रता थी या नहीं, इसकी गारंटी नहीं होगी। कोई न कोई जिहादी, मलेच्छ, धर्मद्रोही आपकी पवित्रता को भंग करने का मकसद लिए वहाँ ठिकाना बनाए बैठा होगा। चाहे वो फूल वाले के रूप में हो या फल वाले के रूप में, चाहे वो होटल वाला हो या सराय वाला, किसी न किसी रूप में आप किसी जिहादी की गंदी सोच का शिकार न हो, इसकी गारंटी नहीं थी। लेकिन इस बार के महाकुंभ में आपका स्नान पवित्र हो, स्वच्छ हो, इस बात की गारंटी योगी सरकार ले रही है। जी हाँ, योगी सरकार, जिसके चलते प्रयागराज में ही कुछ महीनों के लिए अलग जिला बना दिया गया। इस नए जिले का गठन कुंभ मेले के विशेष आयोजन को सुचारू रूप से मैनेज करने और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए किया गया है। या यूं कहें कि जो भी भक्त यहाँ आ रहे हैं, उनकी आस्था, पवित्रता और उनके आराध्य के प्रति प्रेम पर कोई जिहादी कुठाराघात न कर सके, इस उद्देश्य से इस नए जिले की घोषणा की गई है। महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की तहसील सदर, सोरांव, फूलपुर और करछना को भी शामिल किया गया है। महाकुंभ मेला जनपद में पूरे परेड क्षेत्र और 4 तहसीलों के 67 गांवों को भी जोड़ा गया है। महाकुंभ की तैयारियां भव्य स्तर पर चल रही है। श्रद्धालुओं को इस बार डिजिटल महाकुंभ के भी दर्शन होंगे। महाकुंभ में सभी जानकारी वेबसाइट और ऐप के माध्यम से मिलेगी। इतना ही नहीं, विभिन्न भाषाओं में जानकारी देने वाला चैट बॉट भी डेवलप किया जा रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त कैमरे भी लगाए जाएंगे। महाकुंभ में इस बार 1 लाख से अधिक टेंट की भी व्यवस्था की गई है। यानी इस बार सनातन के सबसे बड़े उत्सव को बिल्कुल पवित्र रखने के लिए सरकार अपनी प्रतिबद्धता के साथ तैयारियां जोरों पर रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
चलिए इसी खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कि महाकुंभ में हिंदू जिले के उपहार से खुश हैं आप? तो 96% लोगों ने कहा हाँ हम खुश हैं, 4% लोगों ने कहा नहीं हम खुश नहीं, लेकिन बहुमत इस बात से खुश है, नए जिले से खुश है। चलिए इसी के साथ आज्ञा दीजिए, समय इतनी ही अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर मिलेंगे, तो मुझे शिवम दत्त मेहता को और मेरी पूरी टीम एडिटोरियल और प्रोडक्शन को आज्ञा दीजिए। सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।